मेरा नाम सीमा है। मेरी उम्र 19 साल है। मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ। मेरा पूरा फोकस सिर्फ स्टडी पर ही रहता है। एक दिन अचानक जब मेरे पेट में दर्द हुआ तो मैं जाकर चेकअप करवाने गई। चेकअप करवाने पर मुझे पता चला कि मैं पेट से थी। जब भाई को यह बात पता चली तो उसने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन बदनामी के डर से उसने मेरी शादी मुझसे बिना पूछे मेरे घर के ड्राइवर से करवा दी, जबकि मैं जानती थी कि इस सब में मेरी कोई भी गलती नहीं थी। लेकिन जब शादी के 7 महीने के बाद मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह बच्चा तो बिल्कुल मेरे भाई के हमारा एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार था। मैं, मेरा बड़ा भाई और मेरे मम्मी पापा। हमारे यहाँ रुपए पैसे की भी कोई कमी नहीं थी और मुझे बचपन से ही खूब लाड़ प्यार भी मिला था। लेकिन बहुत जल्द ही हमारी खुशियों को नज़र लग गई। मेरे मम्मी पापा का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। उसके बाद तो जैसे हमारी दुनिया ही उजड़ गई। मम्मी पापा की मौत से हम दोनों भाई बहन बहुत दिन सदमे में रहे। मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद से भाई का स्वभाव काफ़ी बदल गया था। वह हर बात पर मुझ पर शक करने लगा और मेरी कोई भी बात नहीं सुनता और गुस्सा भी बहुत करता। एक दिन मैं कॉलेज से जब घर आई तो भाई को देखकर हैरान रह गई थी, क्योंकि इस वक्त तो भाई ऑफिस में रहते थे, लेकिन वो अपने दोस्त सुरेश के साथ बैठे हुए थे। गर्मी और पसीने की वजह से मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मेरे कपड़े पूरी तरह से मेरे शरीर से चिपके हुए थे। भाई ने एक बहुत गहरी नज़र से मेरी तरफ देखा, जैसे कि वह मेरे अंदर झांक कर कुछ देखना चाहता हो, और फिर उन्होंने मुझे देखते ही बहुत अजीब लफ्ज़ों में मुझसे पूछा, आज तुम्हें कॉलेज से आने में इतनी देर क्यों हो गई और कहाँ से आ रही हो? किसके साथ चिपकी हुई थी जो तुम इतना गीली हो रखी हो? भाई की बात सुनकर मैं शॉक्ड हो गई। सुरेश भैया के सामने भाई मेरे साथ ऐसे पेश आ रहे थे, इससे मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। फिर मैंने डरते हुए बताया, भैया कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस थी, इसलिए मुझे वहाँ से आने में देर हो गई। सुरेश भैया ने भाई को समझाया कि तू छोटी सी ऐसे कैसे बात कर रहा है, लेकिन भैया पर तो कुछ असर ही नहीं हुआ। भाई ने बिना कुछ बोले ही मुझे सर से पांव तक टकटकी लगाकर देखते रहे और फिर मैंने कहा, ड्राइवर मेरे साथ होता है, आप चाहें तो उससे भी पूछ सकते हैं। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने जाकर अपने कपड़े निकाले और फिर बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मुझे नहाते हुए देख रहा है। मुझे लगा कि कहीं घर का कोई नौकर तो नहीं देख रहा, इसलिए मैंने तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर मैं नहाकर वापस कमरे में आ गई। मेरा भाई अब मेरी हर बात पर शक करता था। उन्हें मेरी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता था। मुझे कॉलेज ले जाने वाला ड्राइवर 24 से 25 साल का एक जवान लड़का था, जिसका नाम संदीप था। भाई को मुझसे ज़्यादा उस ड्राइवर पर भरोसा था, क्योंकि इससे पहले उसके पापा भी हमारे यहाँ पर नौकरी कर चुके थे और वह लोग बहुत शरीफ भी थे। मेरे भैया जिस तरह से मुझसे सवाल जवाब करते थे, मुझे उनका वह अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। कहने को तो वह मेरे भाई थे, लेकिन मम्मी पापा के बाद उनका व्यवहार मेरे प्रति बिल्कुल ही बदल गया था। वह मुझसे कभी भी प्यार से बात नहीं करते, हमेशा मेरे साथ सख्ती से ही पेश आते थे। अब तो ऐसा हो गया था कि वह मेरी हर छोटी से छोटी हरकत पर नज़र रखे रहते थे। यहाँ तक कि मैंने यह कई बार नोटिस किया कि वह रात में भी मेरे कमरे के कई बार चक्कर लगाते हैं। यह सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं कई बार थोड़े कम कपड़े पहनकर ही रात में कंफर्टेबली सोना पसंद करती हूँ, लेकिन क्योंकि भाई कई बार मेरे कमरे के चक्कर लगाते थे, इस वजह से मुझे सारे कपड़े पहनकर सोना पड़ता था। जब मम्मी पापा की डेथ हुई तो उस वक्त मेरी उम्र 16 साल की थी, लेकिन अब मेरी उम्र 19 साल हो चुकी है। मुझे भाई से छुप छुप कर रहना पड़ता था, क्योंकि भाई का मुझे घूरना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं कोई गलत काम नहीं करती, उसके बाद भी मैं हर समय एक डरी सहमी सी रहती और घुटन भरी अपनी ज़िंदगी जी रही थी। भाई हमेशा मेरी तरफ बहुत ही खराब नज़र से देखा करते थे। भाई के सख्त रवैये के कारण मैं अपने ही घर में हर समय बंदिश महसूस करती थी। कॉलेज में मेरी बेस्ट फ्रेंड संगीता बन गई थी और कभी कभार मैं उसके घर भी चली जाती थी। संगीता के भाई का नाम अमित था।
जब मैं संगीता के घर जाती तो अमित भी हम लोगों के साथ बैठकर गप्पे मारने लगता था। उसकी बातों से मुझे अक्सर यह लगता था कि शायद वह मुझे पसंद करता है, और वह था भी एक बहुत अच्छा लड़का। लेकिन मैं अपने भाई का रवैया जानती थी और उनके डर की वजह से मैं हमेशा से ही उससे दूर रहने की कोशिश करती थी। लेकिन एक दिन मेरी बदकिस्मती थी कि भैया मेरे पीछे पीछे कॉलेज तक आ गए और उन्होंने उस दिन मुझे अमित के साथ बातें करते हुए देख लिया। भैया मुझे लगभग घसीटते हुए बाहर ले गए और मुझे गाड़ी में बिठा दिया और फिर अपने साथ लेकर घर चले आए। उन्होंने मुझे न जाने कितनी खरी खोटी बातें सुनाई और यह फैसला सुना दिया कि अब आज के बाद मैं कभी भी कॉलेज नहीं जाऊंगी। मैंने उनके आगे रो रो कर बहुत मिन्नतें की कि प्लीज़ भैया आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए और मेरी बात तो एक बार सुनिए। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं। लेकिन उन्होंने मेरी एक बात न सुनी। उन्हें लगता है कि मेरा अमित के साथ कोई गलत रिश्ता है। मैंने भाई से कहा कि अपनी बहन पर एक बार विश्वास करके देखो, लेकिन वह कहने लगे कि मैं अपनी इज्जत पर दाग लगते हुए नहीं देख सकता हूँ। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है और मैंने तुम पर इतनी सारी पाबंदियाँ लगाईं, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने मेरे मुंह पर कालिक लगवा दी है। मैं बहुत देर तक उनके सामने रोती और गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मेरा रोना धोना किसी भी काम ना आया और बिना कोई गुनाह किए ही मुझे मेरी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने की सज़ा मिली। इस बात से मुझे बहुत गहरा धक्का लगा था, जबकि अमित के साथ मेरा ऐसा कोई भी गलत रिश्ता नहीं था और उसके बावजूद भी भाई को शर्मिंदा होना पड़ा। मैं अपने ही घर में बंद होकर रह गई थी, एक कैदी की तरह, और हर वक्त खामोशी से अपने कमरे में ऐसे ही पड़ी रहती थी। खुद ही आंसू बहाती रहती और खुद ही उन्हें पोंछ लेती। मैं यही सोचती थी कि जब मेरे खुद के सगे भाई को ही मेरे ऊपर भरोसा नहीं रहा तो फिर मैं गैरों से अब क्या उम्मीद लगाऊं। मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती थी। मैं हर वक्त भगवान को कोसती कि आखिर आपने मुझसे मेरे माँ बाप को क्यों छीन लिया। अगर आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो आज जो सब कुछ मेरे साथ हो रहा है वह कभी नहीं होता। हमारे घर में रुपए पैसे की कभी कोई कमी नहीं थी, लेकिन अगर कमी थी तो एक आज़ादी की, जिसके लिए मैं तरस रही थी। एक दिन सुरेश भैया हमारे घर पर आए। वह मेरे भाई के दोस्त भी थे और अब तो वह बिजनेस पार्टनर भी थे। सुरेश भैया मेरे भाई के कॉलेज टाइम के दोस्त थे। हमारी फैमिलीज़ का भी एक दूसरे के घर आना जाना था और वह अक्सर हमारे घर पर आ जाया करते थे। जब वह घर पर आए तो उन्होंने आते ही मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा, तो मैंने रोते रोते उन्हें सारी बातें बता दी। मैं अपने दिल की हर बात बिना झिझक के उनसे शेयर कर लेती थी। मेरी बात सुनकर सुरेश भैया मेरे भाई को लेकर गुस्सा होने लगे। बोले, वह ऐसा कैसे कर सकता है, उसका दिमाग खराब हो गया है। फिर उन्होंने मुझे हौसला देते हुए कहा कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भाई से बात करके तुम्हारी पढ़ाई दोबारा से चालू करवा दूंगा। उनकी बातें सुनकर अब मुझे थोड़ी सी तसल्ली मिल रही थी। अब एक वही थे जो मेरी डूबती उम्मीद का सहारा थे। मुझे लगा कि मेरी परेशानियों का हल अब निकल आएगा। लेकिन इससे पहले कि ऐसा कुछ होता कि मेरी ज़िंदगी ने फिर से एक नया मोड़ ले लिया। एक रात मैं बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी कि तभी भाई अचानक ही मेरे कमरे में आ गए। और यह कोइंसिडेंस की बात थी कि वह जैसे ही मेरे कमरे में आए तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजने लगी। भाई ने मोबाइल को उठाया तो फ़ोन अमित का था। उसे उसकी बहन और मेरी सहेली संगीता से पता चला था कि उस दिन उससे बात करने की वजह से मेरी पढ़ाई को बंद करवा दिया गया था, जिस कारण उसे बहुत बुरा लग रहा था और इसीलिए उसने मुझे फ़ोन किया। लेकिन भाई ने उस फ़ोन का गलत मतलब निकाल लिया। उन्हें तो अब पूरा यकीन हो गया कि मेरा सच में अमित के साथ कोई गहरा रिश्ता है। उस रात से भाई ने मेरा फ़ोन भी मुझसे छीन लिया और मेरा अपने कमरे से बाहर निकलना तक बंद करवा दिया। अभी इस बात को 3-4 दिन ही गुजरे होंगे कि भाई मेरे कमरे में आए और बोले कि आज से तुम मेरे साथ मेरे कमरे में ही सोया करोगी। भाई की बात सुनकर मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गई। मैं उन्हें इनकार करना चाहती थी, लेकिन डर के मारे मैं उनसे कुछ भी ना कह सकी।
भाई के साथ उनके कमरे में सोना मेरे लिए बहुत शर्म की बात थी, क्योंकि मैं अब 19 साल की हो चुकी थी और भाई का मुझे घूरना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। फिर मैंने हिम्मत करके भाई से कहा कि मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ, लेकिन मेरी बात सुनकर भाई का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वह बोले, रात के वक्त तुमसे मिलने तुम्हारे कमरे में कौन आता है? भाई के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं और मैंने रोते हुए उनसे कहा, आखिर एक बार तो अपनी बहन पर भरोसा करके देखिए। तो भाई ने कहा कि मुझे जितना भरोसा करना था अब मैंने कर लिया है, लेकिन आज के बाद तुम मेरे कमरे में ही सोया करोगी। अब तो मेरी ज़िंदगी नरक से भी बदतर बन चुकी थी। उस दिन के बाद से भाई ने मुझे अपने कमरे में सुलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ऐसे करके 2 महीने बीत गए और एक दिन अचानक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने महसूस किया था कि कई दिनों से मेरा सर भारी रहने लगा था और मुझे अक्सर ही चक्कर आ जाया करते थे। जब भाई ने मुझे ऐसे हाल में देखा तो उन्होंने सीधा मुझसे यह कह दिया कि तुम प्रेग्नेंट हो। मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। लेकिन भाई गुस्से में बोले कि तुम उस लड़के के साथ कॉलेज में जाया करती थी और अब यह उसी गलत काम का नतीजा सामने आ गया है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई कैसी बकवास किए चले जा रहे थे। वह बोले कि जिस बात का मुझे डर था आखिर वही हुआ। तुम उस लड़के से फ़ोन पर बातें नहीं करती थीं, बल्कि तुम तो हमारे खानदान की इज्जत भी मिट्टी में मिला रही थीं। तुमने हमें कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। तुम्हें एक बार भी हमारे मरे हुए माँ बाप की इज्जत तक का ख्याल नहीं आया। उनकी बात सुनकर तो मेरे सर पर जैसे आसमान ही गिर गया। मैंने भाई को समझाने की लाख कोशिश की कि मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन भाई को मेरी किसी भी बात पर जरा सा भी यकीन नहीं था। मैंने भाई से कहा कि ठीक है, आप हॉस्पिटल चलकर मेरी जांच करवा लीजिए, लेकिन भाई ने साफ इनकार कर दिया। बोले कि अब इससे ज़्यादा मैं अपने ख़ानदान की बदनामी नहीं करवा सकता हूँ। अगर मैं तुझे हॉस्पिटल लेकर गया तो फिर सबको पता चल जाएगा कि तूने किस तरह से हमारा मुंह काला किया है। भाई ने तुरंत ही फ़ोन करके सुरेश भैया को भी बुला लिया और उन्हें यह बात इस तरह से बताई कि मैं शर्म के मारे ज़मीन में धंसी जा रही थी। सुरेश भैया ने मेरी तरफ देखकर कहा, सीमा, पहले मुझे लगता था कि तुम्हारा भाई हर समय तुम्हें लेकर गलतफहमी में रहता है, पर तुमने तो उसकी इज्जत मिट्टी में ही मिला कर रख दी। मैंने तुम्हारे भाई को हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही समझाया कि वह तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार ना किया करे, लेकिन तुमने मेरी बात की भी इज्जत नहीं रखी और एक बार भी अपने भाई के बारे में भी नहीं सोचा। सुरेश भैया से मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि एक वही थे जिन पर मैं बहुत भरोसा करती थी। सुरेश भैया ने भाई को सलाह दी कि तुम्हारी बहन ने जो गलत काम किया है उसका अब एक ही हल है कि तुम रातों रात इसकी शादी करवा दो, ताकि इसके बच्चे को एक बाप का नाम मिल जाए और यह बात यहीं पर पूरी तरह से दब जाए और इससे तुम्हारी कोई बदनामी भी नहीं होगी। वह लोग आपस में यह बातें कर ही रहे थे कि तभी मेरा ड्राइवर संदीप वहाँ पर आ गया, भाई से यह पूछने के लिए कि गाड़ी कितनी देर में ऑफिस जाने के लिए निकालनी है। संदीप को देखते ही भाई ने एकदम से उससे पूछ लिया कि क्या तुम सीमा से शादी करोगे? भाई की बात सुनकर तो मैं सदमे में आ गई। मैं यही सोच रही थी कि भाई आखिर कैसे मेरी शादी एक ड्राइवर से करवा सकते हैं, जबकि मैंने तो कुछ गलत किया भी नहीं है। संदीप ने मेरी तरफ देखकर हकलाते हुए कहा, साहब, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? मैं सीमा मेम साहब से शादी कैसे कर सकता हूँ? भाई ने संदीप को समझाते हुए कहा कि अगर तुम इससे शादी कर लोगे तो मैं तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दूंगा और तुम्हारे माँ बाप की भी सारी ज़रूरतें पूरी करवा दूंगा और तुम्हारी बहन की भी एक बहुत अच्छे घर में धूमधाम से शादी करवा दूंगा। भाई के समझाने के बाद संदीप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। सुरेश भैया ने भाई को समझाया कि उसकी शादी ड्राइवर से मत कर, पर भाई ने एक ना सुनी और भाई ने अगले ही दिन मेरी शादी उस ड्राइवर के साथ करवा दी और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। भाई ने संदीप को गिफ्ट में एक फ्लैट भी दिया
और शादी के बाद मैं और संदीप इस फ्लैट में रहने लगे। मैंने संदीप को पति होने का कोई हक नहीं दिया था। हम दोनों अलग अलग कमरों में रहते थे और मैं उससे सिर्फ ज़रूरत भर की ही बातें किया करती थी। संदीप को मुझसे कोई भी शिकायत नहीं थी, वह सिर्फ मेरी खुशी का ध्यान रखने में लगा ही रहता था। लेकिन मेरे मन में अभी भी ये सवाल था कि क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। अब संदीप से शादी के बाद मेरे पास इतनी आज़ादी तो थी कि मैं कहीं भी अपनी मर्जी से आ जा सकती थी। इसीलिए मैं एक दिन चुपचाप अस्पताल चली गई और वहाँ जाकर मैंने अपना चेकअप कराया। तो मैं शॉक्ड रह गई क्योंकि जो भाई कह रहे थे वह सच था। मैं सचमुच प्रेग्नेंट थी। मैं हताश और निराश होकर वापस फ्लैट पर लौट आई। अब मुझे यही लगने लगा था कि कहीं ये बच्चा मेरे भाई का तो नहीं, क्योंकि वो इतना श्योर होकर कैसे कह सकते थे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब मैं अपने दिन सिर्फ काट रही थी। संदीप ने भी कभी भी मेरे पेट में पल रहे बच्चे के बारे में भी मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं किया। वह बहुत ही निस्वार्थ और नेक दिल इंसान था। लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि यह सब जो कुछ मेरे साथ हुआ है, यह सब भाई ने ही किया है। क्योंकि शादी से पहले 2 महीने तक तो मैं भाई के साथ ही उनके कमरे में ही सोई थी और कभी कभी जब मैं रात को सोकर उठा करती थी तो मेरे कपड़े भी अस्त व्यस्त हुआ करते थे। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा था वह मेरे भाई का ही है। मुझे अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से नफ़रत होने लगी थी कि मेरे ही भाई ने मेरे साथ ऐसा किया। धीरे धीरे ऐसे ही 7 महीने गुजर गए और मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गया। फिर मुझे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पर मैंने एक बेटे को जन्म दिया। जब डॉक्टर ने मुझे मेरे बच्चे को दिखाने की कोशिश की तो मैंने अपना मुँह फेर लिया। मैं उस बच्चे की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, जिसकी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। जब संदीप ने यह सब देखा तो उसने प्यार से बच्चे को गोद में उठा लिया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद हम लोग अब घर आ गए थे। संदीप दिलो जान से मेरा और मेरे बच्चे का ख्याल रख रहा था और उसका यह अंदाज देखकर मैंने एक दिन हैरानी से उससे पूछा, संदीप, तुम कैसे एक नाजायज़ बच्चे को इतने प्यार से अपना सकते हो, जबकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। संदीप कुछ देर के लिए खामोश रहा और फिर वह कहने लगा, सीमा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और इसीलिए आपसे जुड़ी हुई हर चीज़ से भी मुझे प्यार है और यह बच्चा आपने ही पैदा किया है और मुझे इससे भी उतना ही प्यार है जितना कि आपसे। उसके मुंह से यह बातें सुनकर मैं दंग रह गई। फिर वह बोला कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन आपको एक वादा करना होगा कि सच जानने के बाद आप इस बात को अपने दिल में ही दफन कर लेंगी और कभी भी किसी को नहीं बताएंगी, क्योंकि अगर यह बात किसी को भी पता चली तो इस बच्चे के भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और इसमें इस मासूम का कोई भी कसूर नहीं है। मुझे लगा कि ज़रूर कोई ऐसी बात है जिससे मेरे माथे पर लगा कलंक मिट सकता है। इसलिए मैंने संदीप से वादा कर दिया, क्योंकि मुझे अब किसी भी हाल में सच जानना था, और कहा कि ठीक है, तुम जैसा भी कहते हो मैं वैसा ही करूँगी। फिर मुझे संदीप ने जो कुछ भी बताया उसके मुंह से सच्चाई सुनने के बाद मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि इस बच्चे का बाप वह इंसान था जिस पर मैंने खुद से भी ज़्यादा भरोसा किया था। मेरे बच्चे के पिता सुरेश भैया थे और उन्होंने यह सब मेरे साथ मेरे भाई की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए किया था। संदीप ने बताया कि एक दिन सुरेश घर आया हुआ था तो संदीप के सिवा उस वक्त घर पर कोई नहीं था, क्योंकि भैया ऑफिस पहुंचने के बाद अक्सर संदीप को मेरे ऊपर नज़र रखने के लिए भेज दिया करते थे। उस दिन मेरे सर में बहुत दर्द था तो मैंने संदीप को दर्द की गोली लेने के लिए भेजा हुआ था। जब वह सरदर्द की गोली लेकर लौटा तो सुरेश आ चुका था। उसने संदीप को देखते ही उससे पूछा कि यह गोली किसके लिए ले जा रहे हो। जब उसे पता चला कि वह गोली मेरे लिए थी, क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो उसने किसी बहाने से संदीप को ज़रूरी काम के लिए बाहर भेज दिया और बोला कि तुम जाओ, मैं यह गोली सीमा को खुद ही खिला दूंगा। जब संदीप ने मुझे यह सब बातें बताईं
तब मुझे याद आया कि उस दिन सुरेश भैया ही मेरे लिए वह गोली लेकर आए थे और मैंने बेझिझक उस गोली को चेक किए बिना उसे खा लिया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे भाई समान होने के बावजूद भी वह आदमी मेरे साथ ऐसा घिनौना काम करेगा। सर दर्द की गोली खाते ही मुझे नींद आ गई थी या शायद मैं बेहोश ही हो गई थी। संदीप ने बताया कि पता नहीं क्यों मुझे कुछ अनहोनी का अंदेशा हो गया था, इसीलिए मैं जल्दी काम निपटाकर घर आ गया। लेकिन जब तक मैं घर पहुंचा, सुरेश अपना काम पूरा कर चुका था। मैंने उसे आपके कमरे से बाहर निकलते हुए और अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए देखा और फिर वह अपने घर चला गया। मुझे किसी अनहोनी के होने का एहसास हो गया और मैं जब आपके कमरे में जाकर देखने लगा तो देखा कि आप एकदम वस्त्रहीन थीं। फिर मैंने ही आपको कपड़े पहनाए, आपका शरीर देखा और उसी दिन से मुझे आपसे प्यार हो गया था। उस दिन के बाद से मैं गाड़ी में भैया और सुरेश जो भी बातें करते उन पर ध्यान देने लगा था। ज़्यादातर मैं सुरेश को आपके बारे में आपके भाई को भड़काते हुए ही देखा करता था। मैं चाहता तो यह सारी बातें आपके भाई को बता सकता था, लेकिन मुझे पता था कि मुझ जैसे नौकर की बातों पर आखिर कौन यकीन करता। सीमा जी, मैं भले ही आपके घर का ड्राइवर था, पर जब भी आपके भैया आपसे सख्ती से पेश आते तो मुझे बहुत बुरा लगता और मेरा दिल बुरी तरह से तड़प उठता। बल्कि यूँ कहें कि आपकी परेशानी देखकर शायद मुझे आपसे प्यार हो गया था। इसीलिए उस दिन मैं बेझिझक आपसे शादी के लिए भी तैयार हो गया था, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि मैं आपको अपनाने के साथ साथ आपके बच्चे को भी अपना लूँगा, क्योंकि मैं आपसे दिल से प्यार करता हूँ। और इस सब में इस मासूम का क्या कसूर जो इसे इन सब की सज़ा मिले। हम दोनों अभी यह बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक मेरा बेटा गहरी नींद से जागकर रोने लगा। संदीप ने जबरदस्ती बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया तो ममता से मेरा दिल भी तड़प उठा। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। तब मैंने संदीप से कहा कि सुरेश की यह घिनौनी हरकत तुम कम से कम मेरे भाई को ज़रूर बताओगे, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बहन के साथ गलत करने वाला आखिर कौन है। आज तक तो वह मेरे ऊपर ही शक करते आ रहे थे, जबकि उनकी बहन कभी भी गलत नहीं थी, बल्कि उनका सबसे करीबी दोस्त ही गलत था, जिस पर वह खुद से भी ज़्यादा भरोसा करते थे। मेरी बात सुनकर संदीप ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर मैंने संदीप को अपने प्यार का वास्ता दिया और कहा कि क्या तुम अपने प्यार के माथे से इस कलंक को नहीं मिटाओगे। उसके बाद संदीप ने उसी वक्त फ़ोन करके भाई को घर बुलाया और उन्हें सारी सच्चाई बता दी। जब भाई को यह बात पता चली तो वह मेरे सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, सीमा मेरी बहन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपने ही बहन पर भरोसा ना करके बहुत गलत काम किया है और अगर इस बच्चे की बात ना होती तो मैं इसी वक्त सुरेश को जेल भिजवा देता। मैंने भाई से रोते हुए कहा कि आपने तो कभी अपनी बहन पर भरोसा ही नहीं किया। मम्मी पापा के जाने के बाद तो आपको पता नहीं क्या हो गया था। आपको सिर्फ हर चीज़ में मेरे ऊपर ही शक होता था। अगर कभी आपने अपने घर आने वाले लोगों पर भी नज़र रखी होती तो शायद आज जो मेरे साथ ये हुआ है ये ना हुआ होता। भाई उसी दिन मुझे और संदीप को अपने साथ घर ले आए और उन्होंने सुरेश से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए और मैंने और संदीप ने भी एक दूसरे से यह वादा किया कि हम गैरों से ज़्यादा अपने बच्चों की बात सुनेंगे, उन पर भरोसा करेंगे, क्योंकि जो मेरे भाई ने मेरे साथ किया था मैं नहीं चाहती थी कि वह मेरे बच्चों के साथ भी हो। अगर मेरे भाई ने भी मेरे ऊपर भरोसा किया होता तो आज मुझे जो ये सब झेलना पड़ रहा है यह भी नहीं झेलना पड़ता। आज मेरी भी पढ़ाई पूरी हुई होती, मैं भी अपने पैरों पर खड़ी होती और शायद मेरी ज़िंदगी में भी कोई बेहतरीन अच्छा इंसान आता। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनों से ज़्यादा गैरों की बातों पर विश्वास करते हैं, भले ही हमें कितना ही धोखा क्यों ना मिल रहा हो, जबकि सबसे पहले हमें अपनों पर विश्वास करना चाहिए। जब तक हमारे पास कोई पुख्ता सबूत ना हो तब तक हमें कभी भी किसी के ऊपर शक नहीं करना चाहिए।
दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ मेरे चैनल पर पढ़ने के लिए मिलती रहें। थैंक यू।